हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अध्याय 4 कर रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और इसके अंतर्गत हमने पहला टॉपिक ऑस्टेट का प्रयोग पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो आई बटन पर जाकर वहां से उसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायो सावर्ट का नियम, जो परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम समझेंगे कि बायो सावर्ट नियम आखिर होता क्या है, और इसके लिए एकांक विद्युत धारा की परिभाषा भी देखेंगे। तो आपको ये शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही अच्छे से समझना है, ताकि इस पर आपकी कमांड बहुत अच्छी हो सके और आप इसे बिना देखे कर पाएं। वीडियो के एंड में मैं आपको नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा, और यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हैं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ फाइल के लिए डाउनलोड करने के लिए एक लिंक मिलेगी। वहाँ पर आप क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करके अध्याय बाय अध्याय नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अध्ययन को और अच्छा और सार्थक बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके से स्टडी करेंगे और अपना अध्ययन फिजिक्स में जारी रखेंगे और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं कि बायो सावर्ट नियम किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बायो सावर्ट नियम दो प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो इस तरीके की क्वेश्चन मेकिंग होगी, या फिर नीचे जो अथवा में लिखा है इस तरीके की क्वेश्चन मेकिंग होगी। अथवा वाला 2020 में आ भी चुका है, और इस तरीके से उन्होंने पूछ लिया था कि बायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। यह आया था एमपी बोर्ड के लिए आया था। आप यदि किसी और बोर्ड से हैं तो आपके लिए बायो सावर्ट नियम ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी मेकिंग अलग अलग हो सकती है। तो आज हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं कि आखिर बायो सावर्ट नियम आखिर है क्या। तो क्वेश्चन मेकिंग जो है दो तरीके से है, लेकिन इसको मैं आपको सॉल्यूशन के बाद बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी केवल पढ़ के बता रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे माहौल बन सके। तो क्वेश्चन है, किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर धारा के एसआई मात्रक एम्पियर की परिभाषा। तो यहाँ पे बोला गया है कि बायो सावर्ट का नियम लिखिए, साथ में एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है धारा के एसआई मात्रक एम्पियर की परिभाषा भी लिखिए। तो इसको भी पहले हम बायो सावर्ट का नियम समझेंगे, उसके बाद हम धारा के एसआई मात्रक एम्पियर की उसी में परिभाषा दे देंगे। इसके साथ साथ आपसे जो अथवा वाला क्वेश्चन इस तरीके से आया है, बायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो आइए अब हम बात करते हैं बायो सावर्ट नियम आखिर है क्या। तो इसको समझने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई चालक तार है और अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। लेकिन ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये सभी जगह समान नहीं होता है, अधिकतर केस में। हाँ, कुछ केस होते हैं जहाँ पे समान होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस केस में चुंबकीय क्षेत्र अगर हम यहाँ पे 3 पॉइंट माने, जैसे कि पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और यहाँ पे तीसरा, तो ये 3 लोकेशन है, यानी कि 3 पॉइंट यहाँ पे बनाए गए हैं अलग अलग स्थान पर। तो होगा क्या कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, उसके बाद इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी, और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे यदि एक सर्किल की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये पूरी तरीके से काल्पनिक है। ऐसा समझा गया कि बीच में कोई ना कोई रेखाएं होंगी जिनके कारण कोई भी दूसरा चुंबक है या कोई दूसरी चीज़ें हैं इफेक्टेड होती हैं, तो एक क्षेत्र बनता है। और क्षेत्र में हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे हमने पढ़ी हुई थी, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होती हैं। तो बस इतना सा इसका मतलब है कि जहाँ पर शुरू में ये सघन होती हैं, फिर दूर दूर फैल जाती हैं रेखाएं। जहाँ पे सघन का मतलब घनी घनी पास पास होती हैं, तो जहाँ पे ये पास पास रेखाएं होती हैं वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। कहाँ पर अधिक होगी? जहाँ पर
चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होगी, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाती है तो ये दूर फैलती जाती हैं, और जो दूर फैलती जाती हैं तो इससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाता है। तो बस इतनी सी बात आपको समझना है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापने के लिए बायो तथा सावर्ट नाम के दो वैज्ञानिकों ने सन 1820 में ही कुछ प्रयोग किए और उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया। अब वो फॉर्मूला कैसे बनाया, क्या क्या बातें थी, आइए उसको समझ लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया और इसमें उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा, मतलब एक ये समझाने का थोड़ा सा तरीका है, आपको ध्यान से देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का रीज़न है क्या यहाँ पे। तो आप भी बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तो करंट से उत्पन्न होता है, यानी कि धारा से। अब धारा आखिर है क्या? धारा क्या है? जब कोई भी चार्ज Q मूव होता है यानी कि गति करता है, क्या करता है, गति करता है। कोई भी चार्ज Q यदि गति करता है तो करंट बनती है। तो क्या होता है, करंट बनती है। अब जैसे यहाँ पे कोई चार्ज गति कर रहा है, वही करंट पूरे चालक तार में बह रही है ना। पूरा जो चालक तार है उसमें वही करंट बह रही है। लेकिन इन्हें बायो सावर्ट को चाहिए था छोटा सा एक यूनिट जिससे करंट बह रही हो। करंट तो पूरे तार में बह रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि वही करंट तो पूरे तार में बह रही है ना, तो वो जो करंट का छोटा एलिमेंट है वो क्या हो सकता है। सबसे पहले आइए थोड़ा इसको और सिंपलीफाई करते हैं। उन्होंने देखा कि जैसे कोई चालक तार है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है करंट के कारण, यानी I के कारण। तो उन्होंने देखा कि जितनी ज़्यादा मात्रा में धारा बहाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है। जैसे थोड़ा सा एक नॉर्मल एग्जांपल लेते, जैसे 2 एम्पियर की धारा बहाई तो चुंबकीय क्षेत्र कम बना, इस तरीके से बना, समझ के चलिए इस तरीके से बना। लेकिन इसके बाद उन्होंने अचानक से 10 एम्पियर की धारा बहाई तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ के इस तरीके से हो गया। तो पहली बात तो ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बढ़ जाएगी, क्योंकि रेखाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो पास पास अधिक हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे पहले केस में 2 एम्पियर में यहाँ पे तीव्रता कम थी, लेकिन उसी बिंदु पर 10 एम्पियर के केस में तीव्रता अधिक हो जाएगी। तो ये केवल समझने के लिए, थोड़ा इतना समझने के लिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सीधा सीधा करंट पर निर्भर करता है, यानी धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बायो सावर्ट ने बताया कि जैसे कोई भी चालक तार है, अब इसमें हमें किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है तो वो तीव्रता जो होती है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। उन्होंने सोचा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि करंट पूरे चालक तार के कारण तीव्रता नहीं निकाल सकते। उन्होंने कहा कि वही करंट तो सब में फ्लो हो रही है, तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस पूरे तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार की लंबाई तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें वो चीज़ देखना है जिसमें छोटे से छोटा भाग इसका देखना है जिसमें धारा प्रवाहित हो सके। तो छोटे से छोटा भाग क्या होगा, तो बिल्कुल एक पॉइंट ले लेंगे हम, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम पॉइंट लेते हैं तो इसका मतलब इस पॉइंट पर कोई चार्ज होगा, तो फिर चार्ज मूव किया ही नहीं, चार्ज ने गति की ही नहीं। तो अगर हम इस पूरे तार का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे करंट के संदर्भ में, यानी करंट को समझाने के लिए, तो ये पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट पर यदि चार्ज होगा तो क्या वो धारा होगा? नहीं, क्योंकि धारा के लिए तो कम से कम ऐसी दूरी पर 2 पॉइंट होने चाहिए, कम से कम दूरी पर, ताकि चार्ज में गति हो सके, और चार्ज में जब गति होगी तभी तो धारा बनेगी। तो फिर ये माना गया कि पूरे तार के कारण हम इस बिंदु पर तीव्रता नहीं निकाल सकते, लेकिन धारा का एक छोटा सा हिस्सा लेके, यानी तार की छोटी सी लंबाई लेंगे, जिसमें क्या होगा, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट माना और यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया, तो 2 पॉइंट हो गए। इसे बोलते हैं अल्पांश, अल्प अंश, यानी कि
अल्पांश छोटा सा हिस्सा। ये क्यों लेना पड़ा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको हमें छोटी रूप में एक नियम बनाना था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम पूरे तार के कारण तीव्रता नहीं, क्योंकि वही करंट तो सब में, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो वही है, तो उसके लिए छोटा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचना है तो ही धारा होगी। तो चार्ज एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा और इस छोटे हिस्से को क्या नाम दे दिया? डीएल। तो ये जीरो जीरो नहीं होता है, ये वाला हिस्सा बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पे मैंने बना दिया है बड़ा हिस्सा, बहुत ही छोटा होता है, जीरो के करीब होता है लेकिन जीरो नहीं होता। तो ये बहुत छोटा हिस्सा होता है। इसके कारण वो जो है इसे हम इंग्लिश में करंट एलिमेंट भी बोलते हैं, यानी छोटा सा हिस्सा होता है जिससे करंट बह रही है। अब वही करंट पूरे तार में बह रही है। तो इन्होंने कहा कि अब इस छोटे से हिस्से के कारण इस पर तीव्रता, जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं, लेकिन छोटे हिस्से के कारण जो इस पर तीव्रता आएगी उसे हम dB से दर्शाएंगे। याद रखिए, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दर्शाते हैं, वैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाएंगे? B से। और छोटी लंबाई के कारण निकालेंगे हम, तो इसलिए वो dB हो जाएगी। तो बायो सावर्ट ने अब क्या नियम दिया था उसको थोड़ा हम डायरेक्ट में समझेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके। उन्होंने बताया कि जो dB है वो समानुपाती है यहाँ पे, या बराबर है, थोड़ा हम समानुपाती से समझ लेते हैं पहले, IDL sin थीटा बटे R स्क्वायर। अब इसको एक एक करके समझना है कि ये नियम कहाँ से आया, मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, ताकि हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर पाएँ। ये जो है ये बायो सावर्ट का नियम है। अब इसको ध्यान से समझिए। अगर आप इसको भी याद कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप समझ के याद कर लेंगे तो भी, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये dB क्या है? ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, कि कितनी तीव्रता है, कितनी रेखाएं इससे गुजर रही हैं, ये सब चीज़ें यानी तीव्रता को बताने के लिए। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि dB समानुपाती I। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि जितनी ज़्यादा धारा बहाएंगे उतनी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर प्रभावित होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर उतनी ही अधिक होगी। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि dB समानुपाती dl भी है। जितना ऊपर लिखा है ये सब समानुपाती में आएगा, तो dB समानुपाती dl है। उन्होंने बताया कि अल्पांश की लंबाई के भी समानुपाती होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती। जितने ज़्यादा फिर लंबाई बढ़ाते जाएंगे तीव्रता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तीसरा है साइन थीटा। तो dB समानुपाती साइन थीटा। अब इसका मतलब क्या है? ये साइन थीटा कहाँ से आया? देखिए, जैसे ये चालक है और ये बिंदु P है, इसको थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कोई चालक है और यहाँ पे हमने बिंदु P ले लिया और यहाँ पे हमने अल्पांश के कारण तीव्रता निकालेंगे। हमेशा हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के कारण निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि ये अल्पांश AB है, तो अब अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा ये हो जाएगी, तो इसके बीच में कोई कोण बनेगा जिसे हम साइन थीटा कहेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि इसे हम साइन थीटा ही क्यों कहेंगे, कॉस थीटा क्यों नहीं कहेंगे? तो देखिए, ये है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है। तो अगर हम इसे A डायरेक्शन माने और इसे B माने तो A क्रॉस B बन रहा है ये, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बतानी पड़ रही है। तो A क्रॉस B का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे अगर हम ध्यान देखें तो AB साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा आया है। तो फिर से देखिए, dB समानुपाती I है, जितना ज़्यादा I होगा उतनी ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। फिर dl है, अल्पांश की लंबाई के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। अब इसको यदि हम जैसे जैसे यहाँ पे लंबाई बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। तीसरा क्या है? साइन थीटा। अब यहाँ पे ये बताया गया कि ये थीटा जो है यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो ये थीटा क्या होगा? कम होता जाएगा। अगर इसको हम इस तरीके से समझें, जैसे अल्पांश की जगह पर मैंने पेंसिल रख दी और इसके बाद ये जो है बिंदु P को मिलाने वाली जो है रेखा है, तो अब ये अगर ऊपर की ओर जाएगा तो थीटा क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा, और ये नीचे की ओर आएगा तो थीटा क्या होगा? अधिक होगा। तो उन्होंने प्रयोगों द्वारा पाया कि अगर हम बिंदु P को नीचे लेते हैं बिल्कुल अल्पांश के सामने तो थीटा बढ़ेगा। इस तरीके से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे बिंदु P यहाँ पे है, अब ये बिंदु P यहाँ से नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो थीटा क्या होगा? बढ़ेगा इस तरीके से। तो अब देखिए थीटा थोड़ा और ज़्यादा हो गया। और अगर हम बिंदु P को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से, तो थीटा क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। ये देखिए थीटा घटेगा, तो यहाँ पे बिंदु P,
तो अगर थीटा बिंदु P ऊपर जाता है तो तीव्रता उसके लिए कम हो जाती है पर्टिकुलर पॉइंट पर, और अगर ये P नीचे आता है तो तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो साइन थीटा है, इस थीटा जो है इसको बढ़ाने से तीव्रता बढ़ती है और घटाने से घटती है, तो इसलिए तो अनुक्रमानुपाती हुआ। अगर बढ़ाने से घटती होती, देखिए इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ा, इसलिए ये समानुपाती है। इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ा, इसलिए ये समानुपाती है। इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ा, इसलिए ये समानुपाती। अगर ऐसा होता कि इसको बढ़ाया और ये घटा तो इसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसे बढ़ाया और ये घट रहा है, या इसे बढ़ाया ये घट रहा है, तो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन इसको बढ़ाने से ये भी बढ़ा, इसको बढ़ाने से ये भी बढ़ा, इसको बढ़ाने से ये भी बढ़ा, तो ये क्या कहलाता है, अनुक्रमानुपाती। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्या था, आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या था, उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे जैसे कोई चालक तार है, मैं सबको अलग अलग इसलिए थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर समझ में आ सके। जैसे कोई चालक तार है, अब इस चालक तार में क्या होगा कि जैसे करंट फ्लो हो रही तो चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा, लेकिन जैसे बिंदु P से अल्पांश से, ये ए बी अल्पांश हो गया, अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी यहाँ तक मान के चलिए 2 सेंटीमीटर है। अब यदि हमने दूरी 2 से बढ़ा के 4 सेंटीमीटर कर दी तो तीव्रता सीधी 16 गुनी घट जाती है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर दूरी कर दी तो 4 का वर्ग क्या हो गया, 16 हुआ ना, तो 16 गुनी घट जाएगी तीव्रता। तो दूरी बढ़ाने से तीव्रता उसके वर्ग के बराबर घटती है। जैसे अगर जैसे पहले 1 सेंटीमीटर दूर बिंदु P था, थोड़ा ध्यान से देखना है, जैसे 1 सेंटीमीटर दूर पहले बिंदु P था तो तीव्रता थी कुछ, लेकिन जैसे ही हमने 2 सेंटीमीटर किया तो तीव्रता 2 का वर्ग कितना होता है, 4 गुनी घट गई। प्रयोगों द्वारा पाया कि ये 4 गुनी घट गई। तो फिर उन्होंने बताया कि जो तीव्रता है दूरी के वर्ग के बराबर घटती है, तो घटती है ना, दूरी तो बढ़ा रहे हैं तो तीव्रता बढ़नी चाहिए, तभी अनुक्रमानुपाती आएगा। लेकिन दूरी बढ़ाने से तीव्रता क्या हो रही है, घट रही है, इसलिए dv जो है समानुपाती नहीं है, वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। यानी कि इसे बढ़ाने से ये घटती है, या इसे बढ़ाने से ये घटती है। इसे बढ़ाने से यानी दूरी बढ़ाने से, बिंदु P तक की जो दूरी है वो r होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो अगर इसे बढ़ा दिया जाए, दूरी को बढ़ा दिया जाए तो तीव्रता उतने के वर्ग के गुना घटती है। जैसे अगर दूरी 2 सेंटीमीटर है तो तीव्रता क्या होगी, 2 का वर्ग 4 गुनी घटेगी। और अगर दूरी 4 हो गई तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 है, तो दूरी क्या होगी, 16 गुनी घट जाएगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने शुरू में अभी डिस्कस की हुई हैं। अब क्या बायो सावर्ट नियम हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या इसकी स्ट्रेटजी होगी, ये तो थोड़ा समझ लिया हमने। तो आइए देखते हैं। उसके पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बताइए ये नियम कब दिया गया। तो इसका आंसर है 1820 में। किसने दिया, बायो सावर्ट ने। तो जैसे ही आप एग्जाम में इसको लिखने बैठोगे तो सबसे पहले आपको एक अच्छी सी इंट्रो लाइन देना है। कैसे देना है कि सन 1820 में बायो सावर्ट ने किसी धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए एक नियम बनाया था। बायो सावर्ट ने आखिर किया क्या है, बायो सावर्ट ने सन 1820 में एक नियम दिया है जिसके अनुसार क्या है कि किसी धारावाही चालक है, तो उसमें धारा बह रही है, जब तो धारावाही चालक है तो उसके समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की यदि हमें तीव्रता निकालनी है, क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की यदि हमें तीव्रता निकालनी है तो बायो सावर्ट ने एक नियम दिया। तो आइए सबसे पहले हम इंट्रो लाइन लिखते हैं। तो हमने लिखा सन 1820 में बायो तथा सावर्ट ने धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे बायो सावर्ट नियम कहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। कैसा, वही आपको एक टेढ़ा सा तार बना देना है XY, इसे नाम दे देना है, और यही धारावाही चालक होगा और इसमें आपको I धारा प्रवाहित कर देनी है। ठीक है, अब I धारा प्रवाहित कर दी। इसके बाद आपको इसी में अल्पांश लेना है, क्योंकि बायो सावर्ट बिना अल्पांश के तो बताते ही नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पे हमने अल्पांश लिया और इन्होंने अल्पांश पर ही नियम दिया था। और यहाँ पे आपको एक बिंदु P ले लेना है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बिंदु P को अल्पांश से मिला देते हैं, और अल्पांश से जो बिंदु P तक की दूरी है वो r हो जाएगी। और यहाँ पे अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम थीटा कहेंगे, यही है साइन थीटा। तो जो चित्र में हमने बनाया है
उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। अल्पांश की लंबाई भी हम dl मान लेते हैं यहाँ पे, और जो हमने बनाया है उसे हम लिख लेते हैं। क्या लिखोगे? भाषा बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको समझ के लिखना है। माना xy एक चालक तार है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना xy एक चालक तार है। ठीक है, इतना तो आपसे लिखते बन जाएगा। इसके बाद लिखना है कि इस चालक तार में क्या किया था? धारा प्रवाहित की थी। तो इसके बाद लिखना है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो दो चीजें अभी तक लिखी। पहला XY चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद आपको लिखना है कि इसमें चालक तार XY में एक अल्पांश हमने AB लिया जिसकी लंबाई dl है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी dl लंबाई में एक अल्पांश AB लेते हैं, या dl लंबाई का एक अल्पांश AB लेते हैं। तो लिखेंगे इस चालक तार में या इस तार में dl लंबाई का एक अल्पांश AB लेते हैं। तो हमने अल्पांश AB ले लिया। अब इसके बाद लिखेंगे अल्पांश हो गया, अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P है। बिल्कुल सरल भाषा है। तो यहाँ पे हमने लिखा अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे यही तो है तीव्रता, यहाँ पे निकाल ली है। तो ये जो तीव्रता हमें ज्ञात करनी है जो निम्न कारकों पर निर्भर करती है, ये बायो सावर्ट ने बताया, जो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अब वो कौन कौन से कारक थे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो धारा के समानुपाती है। इसका ये मतलब है कि जैसे कोई धारावाही चालक है, इसमें हम I धारा प्रवाहित करेंगे। तो पहले जैसे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो छोटा चुंबकीय क्षेत्र बना, तो किसी पॉइंट पर कम तीव्रता है। लेकिन जैसे हमने 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बना, तो यहाँ पे ज़्यादा तीव्रता है। ठीक है, तो उसी तरीके से है। जैसे 2 डिग्री सेल्सियस पर अगर तार को गर्म करेंगे तो कम गर्म लगेगा, लेकिन इसी 50 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो अधिक गर्म हमें लगेगा। तो वहाँ पे जो गर्माहट है उसी पॉइंट पर बढ़ जाती है। यहाँ पे तो कम होगी, लेकिन उसी पॉइंट पे गर्माहट वहाँ पे बढ़ जाती है। ऐसे ही इसके लिए है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला, इन्होंने जो 4 कारक दिए उन्हें हम पॉइंटों में बांट देंगे। पहला लिखेंगे कि प्रवाहित धारा, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है। और कौन सी धारा? जो उसमें प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो पहले लिख गया, तो बार बार नहीं लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती, फिर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के। तो ऐसा नहीं लिखना है। आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हो गया है, अब आपको लिखना है तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं, प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती। कौन? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी dV समानुपाती I। ऐसा हम लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट पर आपको एग्जाम में लिखना है अल्पांश की लंबाई जो dl है उसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती। कौन? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी dV। तो dV समानुपाती क्या होगी? dl। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? I dl साइन थीटा। तो साइन थीटा के बारे में लिखेंगे। अब साइन थीटा क्या है इसको थोड़ा सा चित्र में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा, यानी थीटा ये है। अब यहाँ पे देखिए अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, ये देखिए थीटा कहाँ पे बना है? इस लाइन के और इस लाइन के बीच में। इस लाइन को क्या बोलेंगे? अल्पांश, और इस लाइन को क्या बोलेंगे? बिंदु P को मिलाने वाली रेखा। तो थीटा कहाँ बना है? अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के भी अनुक्रमानुपाती। तो इसी तरीके से आपको लिखना है अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती। कौन? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो dV समानुपाती क्या होगा? साइन थीटा। एक्चुअल में ये नियम बहुत ही सरल है, यदि आप फॉर्मूला ये वाला याद रखते हैं। कौन सा? dV समानुपाती आइडियल साइन थीटा बटे आर वर्ग। मैंने तो इसी तरीके से याद किया था, आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो अब बस आप अपने आप ही नियम बनता है। सबसे पहले आपको लिखना है धारा के समानुपाती, फिर लिखना है अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, फिर लिखना है बिंदु अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के समानुपाती, फिर लिखेंगे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये जल्दी बनता है, फिर उस हिसाब से करेंगे तो
चौथा पॉइंट अपन को क्या लिखना है, आर के लिए लिखना है, दूरी के लिए तो लिखेंगे यहाँ पे अल्पांश से बिंदु P की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? क्योंकि ये नीचे लिखा है, तो ये क्या है, दूरी है, और दूरी कहाँ की है, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा। ये नहीं है, अल्पांश से बिंदु P तक के मिलाने वाली रेखा, या बीच की दूरी भी लिख दीजिए, अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ऐसा ही लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब कौन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी dV समानुपाती 1/r²। अब इन सभी को अगर मिला देंगे, कोई किस किस को मिलाएंगे, I को, dl को, साइन थीटा को और r² को, क्योंकि इस तरफ तो dV समान है। तो जब सबको मिलाएंगे तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं उपरोक्त सभी को मिलाने पर। और किस किस को मिलाना है, ये देखिए, dV समानुपाती I, dV समानुपाती dl, dV समानुपाती साइन थीटा और dV समानुपाती 1/r²। यहाँ पे देखिए dV 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 है, तो dV तो यहाँ पे ज्यों का त्यों रहेगा। फिर इसके बाद ये I सामने लिखा है, dl सामने लिखा है और dV के सामने साइन थीटा लिखा है, लेकिन dV के सामने नहीं लिखा है r वर्ग, ये तो नीचे लिखा है। तो जो सामने सामने लिखा है पहले उसको लिखेंगे, I dl साइन थीटा, और जो नीचे लिखा है उसको नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया उपरोक्त सभी को मिलाने पर। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो dV समानुपाती हटेगा, समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है, आपको पता है वो नियतांक क्या हो जाएगा, k। बाकी सब ज्यों का त्यों, I dl साइन थीटा और बटे r²। इस तरीके से हमने लिखा। अब k के बारे में बता देंगे कि यहाँ k एक नियतांक है और इसका जो मान है वो मापन की पद्धति, जैसे SI सिस्टम हो गया, CGS सिस्टम हो गया, उस पर निर्भर करता है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया कि जहाँ k एक नियतांक है, इसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अब कौन कौन से मापन होंगे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS पद्धति में, CGS पद्धति में क्या होता है कि सब मात्रक छोटे करके, जब यहाँ पे सब मात्रक छोटे लेके प्रयोग किया गया तो k का मान हमें मिला 1। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि k का मान CGS में मिला 1। तो जब k का मान यहाँ पे जैसे समीकरण 1 बना देते हैं, क्या बना देते हैं, समीकरण 1, तो k का मान जो 1 है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो k का मान समीकरण 1 में, आप चाहें तो इसे नहीं भी लिखें, डायरेक्ट रख दें, लेकिन चूंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए k का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दिया। जहाँ पे k है वहाँ पे 1 रखेंगे तो dV, k की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का गुणा सब में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बचेगा पूरा, I dl साइन थीटा और बटे r²। तो ये एक हमें मिला, और ये किसके लिए है, ये है CGS सिस्टम के लिए। तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया कि ये CGS सिस्टम के लिए बायो-सावर्ट फॉर्मूला है। और यहाँ पे हम इसका मात्रक लेते हैं गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS पद्धति में मात्रक होता है गॉस, और यदि आपको गॉस नहीं बोलना है तो आप ऑस्टेड बोल सकते हैं। ऑस्टेड भी मात्रक होता है ऑस्टेड के सम्मान में। तो ये हो गया, इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बना दिया समीकरण 2। अब ये तो हो गया CGS पद्धति में, किस में होगा, CGS में। अब SI सिस्टम में, क्योंकि k का मान जो है पद्धति पर निर्भर करता है, पद्धति कितने टाइप की हैं, 2, CGS और SI। अब SI सिस्टम में देख लेते हैं। तो SI पद्धति में तो हमने हेडिंग लगाई SI पद्धति में, और SI पद्धति में k का मान होता है यहाँ पे 10⁻⁷ की घात। इसे हम μ0/4π भी कहते हैं। और μ0 का मतलब होता है चुंबकनशीलता। जैसे विद्युतशीलता होती थी इलेक्ट्रिक वाले पार्ट में, ऐसे μ0 होती है चुंबकनशीलता, फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, इस तरीके की। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखिए, जहाँ μ0 चुंबकनशीलता है, मैं इसको यहाँ पे आपको भी एग्जाम में मेंशन करना होगा कि μ0 क्या है, तो मैं अभी इसके बारे में लिख देता हूँ।
अभी फ़िलहाल मान रखते हैं, तो k का मान 10 पे -7 नहीं रखना है आपको, म्यू 0/4 ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जब उसमें रखना है, ये अभी रखना है समीकरण 1 में रखना है, लेकिन k की जगह पर म्यू 0/4। तो यहाँ पे हम फिर लिख देते हैं k का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, ये है dB बराबर k लिखा है तो k की जगह पर म्यू 0/4। इसके बाद लिखा है I dl sin थीटा बटे r²। तो ये हो गया SI सिस्टम में, तो इसे भी हाईलाइट करेंगे और इसे यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, वेबर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए मात्रक होता है, या फिर टेस्ला, तस्ला नहीं बोलना है, टेस्ला है ये आपके लिए। अब जैसे कि हमने बात की थी म्यू 0 को समझाने की, तो म्यू 0 क्या है, म्यू 0 जो है को वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता कहते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो इस तरीके से। अब ये हो गया बायो-सावर्ट नियम। अब यहाँ पे जो है हमें 1 एम्पियर की परिभाषा भी दिखाना है, और ऐसा यूनिट को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए अब हम 1 एम्पियर की परिभाषा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ समीकरण बना देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 बनाया था, तो इसको हम बना देते हैं समीकरण 3। SI सिस्टम वाले को, CGS को बनाया था 2। अब हेडिंग डालेंगे 1 एम्पियर। तो एम्पियर SI यूनिट है, इसलिए SI सिस्टम वाले फॉर्मूले से ही हम 1 एम्पियर की परिभाषा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, हमें I का मान 1 मानना है, 1 निकालना है। कैसे आएगा, इसका मान होता है 10 पे -7 की घात। इसको रफ में थोड़ा समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। इसका मान होता है 10 पे -7 की घात, तो dB कितना होना चाहिए, 10 पे -7 की घात होना चाहिए, ताकि ये कैंसिल हो सकें। एक तो बात ये हो जाएगी। इसके बाद I का मान हमें 1 निकालना है, तो I रखेंगे। DL भी हमें 1 लेना पड़ेगा, 1 मीटर। साइन थीटा भी हमें ऐसा लेना पड़ेगा ताकि 1 बने, तो साइन 90 का मान होता है 1, और बटे r², तो 1 हमें दूरी लेनी पड़ेगी। तो सब 1 कर दिया, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो I, और यहाँ पे साइन 90 1 होता है, 1 गुणित 1, तो 1 ही आएगा, और बटे 1 का वर्ग क्या होता है 1, तो I बराबर 1 आएगा। 1 एकम 1, त्रियक गुणा होगा तो 1 एकम 1, 1 एम्पियर आ गया ना। तो कैसे आया, जब हमने dB को 10 पे -7 की घात के बराबर माना। म्यू 0 का तो मान ही होता है 10 पे -7, अभी हमने देखा। I को हमें बनाना है, तो I तो I रहेगा, लेकिन DL हमने 1 मीटर लिया। अल्पांश की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तब जाके 1 एम्पियर की धारा। तो इसके बाद साइन थीटा कितना होना चाहिए, साइन 90 होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे 1 एम्पियर की धारा मानी जाएगी। और R कितना होना चाहिए, 1 मीटर दूर होना चाहिए। तो यही हम यहाँ पे फेयर में करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यदि हमारा जो DL हो, DL कितना हो 1 मीटर, और इसके बाद हमारा साइन थीटा कितना होना चाहिए, साइन 90 बराबर 1 ही होता है, और dB कितना होना चाहिए, तो dB होना चाहिए यहाँ पे 10 पे -7 की घात। इसके बाद अपना यहाँ पे क्या होना चाहिए, DL हो गया, I तो निकालना है, R की बात और कर लेते हैं। R कितना होना चाहिए, 1 मीटर, तब जाके आपका जो I बराबर होगा 1 एम्पियर। ये डायरेक्ट लिख देना है, और मैंने कैलकुलेशन बता ही दिया कि कैसे आया। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आइए परिभाषा भी देख लेते हैं। इस तरीके से परिभाषा होगी, लेकिन ये कैसे आई इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अतः 1 एम्पियर वह धारा है, जैसे कि हमने अभी अभी किया हुआ है, इसको समीकरण को ध्यान से देखोगे तो आप डेफिनेशन लिख पाओगे। 1 एम्पियर वह धारा है, ठीक है। अब इसके आगे लिखा है, जो वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर, क्या 1 मीटर त्रिज्या के, त्रिज्या का मतलब क्या होगा, वही यहाँ पे यदि समझा जाए जैसे चालक तार है, तो ये दूरी जो है वो रेडियस कहलाती है, क्योंकि ऐसे बनता है चुंबकीय क्षेत्र। तो 1 मीटर त्रिज्या के और 1 मीटर लंबे चाप। अब ये अल्पांश नहीं रहेगा, क्योंकि 1 मीटर लंबा हो चुका है तो ये काफ़ी बड़ा होता है, तो 1 मीटर लंबा यानी कि अल्पांश नहीं होगा, तो इसे अब आप क्या बोलोगे, चाप। चाप के केंद्र पर, और dB चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी लग रही है, 10 पे -7, तो चाप के केंद्र पर 10 पे -7 की तीव्रता का अनुभव करे, तब जाके 1 एम्पियर। और ये सामने आ गया साइन 90, ये कहलाता है, ये 90 अंश, यहाँ होता तो थीटा होता, लेकिन ये P यहाँ पे आ गया तो ये 90 बन गया, थीटा पूरा 90 हो गया। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, अतः 1 एम्पियर वह धारा है
जिसे 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित करें तो चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ की घात न्यूटन प्रति एम्पियर गुणित मीटर तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो मात्रक है ये कहाँ से आया, इसके बारे में देख लेते हैं। जो मात्रक है ये कहाँ से आया, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर गुणित मीटर। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था कि F बराबर Q इंटू ई, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में होता है F बराबर Q इंटू बी। ई की जगह पर बी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड